नमस्कार। नमस्कार जी। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष भारती और ग्रेट एडिटर्स ऑफ इंडिया में आज सचमुच भारत के ग्रेट एडिटर हमारे साथ बैठे हुए हैं। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं, चाहे साधारण पत्रकार मेरे जैसा हो या एच के दुआ साहब बड़ा संपादक हो। इंटरनेट अगर आपका साथ नहीं दे, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ छूट जाता है। और ये आज हमने महसूस किया। बहुत सारे लोग दिन में 12 बजे दुआ साहब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंटरनेट ने हमारा साथ नहीं दिया। अभी हम आशा करते हैं कि इंटरनेट हमारा साथ देगा और हम दुआ साहब को सुन पाएंगे। मैंने दुआ साहब के परिचय में लिखा कि इनके परिचय में कई किताबें लिखी जा सकती हैं, और आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये गलत नहीं कहा। मैंने ये भी लिखा कि जो भी खबरों की दुनिया से वाकिफ है वो एच के दुआ साहब से परिचित है। लेकिन एच के दुआ साहब का वो परिचय मैं आपको नहीं देना चाहता जिस परिचय के बारे में हम अपने बातचीत के बीच में सवाल लाएंगे, उनसे कोशिश करेंगे कि वो हमारे ऊपर हमें ज्ञान दें, कुछ जानकारी दें। मैं सिर्फ आपको शुरुआत में इतना बताना चाहता हूं कि मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं बड़े संपादकों को ये कहते सुनता हूं कि हमने दुआ साहब को देख करके पॉलिटिकल राइटिंग सीखी। जब बड़े स्टार जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि दुआ साहब ने हमें मदद की और उनकी पॉलिटिकल राइटिंग देख करके हमें दुआ साहब जैसा बनने की मन में ख्वाहिश जगी, ये एक पत्रकार के नाते मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं दुआ साहब को जानता हूं। आज दुआ साहब ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और इस शो पर, जिस शो को मैं होस्ट कर रहा हूं, दुआ साहब हमारे साथ हैं। दुआ साहब का मैं स्वागत करता हूं। और सर, मैं धन्यवाद आपसे आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं। जी। मैं चाहता हूं कि बजाय इसके मैं कुछ कहूं, मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूं कि एच के दुआ को एनालाइज कर दीजिए एक बार आप। कहाँ ये बड़ा मुश्किल है अपने आप को एनालाइज करना। वो तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता और लंबी कहानी है। कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म होगी ये भी नहीं पता। अब 83 साल का हो गया हूँ और ज़िंदगी में जो भी काम किया है फ़र्ज समझ कर किया है कि देश के हित में है कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट के हित में है कि नहीं। वो करके मैं इस जर्नलिज्म में आया हूँ। फिर जर्नलिज्म में थोड़ा इधर उधर भी प्राइम मिनिस्टर का मीडिया एडवाइज़र बना, दो का एम्बेसडर भी बना, फिर वापस जर्नलिज्म में आया एडिटरी करने के लिए। फिर अब नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में 6 साल के लिए। तो ऐसे ज़िंदगी अच्छी बीती है और मेरा ख्याल है अब भी कुछ कुछ दिन और हैं मिलने के, मिल जाएंगे और भी तो कुछ। लेकिन जो भी काम किया है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। इतना ये नहीं कहता कि स्वार्थ नहीं होता हर एक में, लेकिन प्रोफेशन को जो एथिकल स्टैंडर्ड हैं वो ज़रूर मेंटेन किए हैं। बाकी वो कहानी तो बहुत लंबी है सर, आपने बहुत और मुश्किल संक्षेप भी। में अपने को एनालाइज। अपने आप जी, को एनालाइज करना आसान नहीं होता और सब्जेक्टिव भी हो जाता है उसमें। ये असल लेकिन में मैं हमारे आपको अपने दर्शकों आप ने। को इतना बड़ा नहीं समझता जितना आप समझ रहे हैं। सर, असल में दर्शक, हम लोगों ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो जर्नलिस्टों की तरफ से ये बात आई कि आप उनके बारे में खुद कुछ न कह करके एक बार उनसे जरूर पूछे कि वो अपने बारे में क्या कहते हैं। तो ये हमने एक परंपरा सी डाल रखी है, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा। लेकिन सर, आपसे ये जानना है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मिले जिन लोगों ने, जिनको आपने प्रेरित किया, आपने उनमें क्या देख के ये कहा कि तुम पॉलिटिकल राइटिंग करो। आपने, जैसे कुछ संपादक हैं, कुछ बड़े जर्नलिस्ट हैं, कुछ ने आपके साथ काम किया है, आपने उनको देख करके
क्यों पुश किया, आपने क्या क्वालिटी देखी जिससे आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर वे की तरफ, और खासकर एक जिसको कहते हैं कि जर्नलिज्म का जो सही स्वरूप है वो लिखने के लिए आपने प्रेरित किया या उन्हें निर्देश दिया? कुछ नाम ये आपको मुझे याद हैं? मैं कुछ नामों को ही आपसे बता रहा हूं कि उन लोगों ने मुझे कहा, जैसे वीक के एडिटर हैं सच्चिदानंद मूर्ति। अब वो ये सब आपके इतने प्रशंसक हैं, वो उन्होंने मेरे दोस्त सुना भी कि आप है। नहीं सर, वो आपको दोस्त, वो आपको अपना डिसाइपल मानते हैं अपने आप को, कि मैं दुआ साहब का डिसाइपल हूं। तो सर आपने जैसे नीरजा चौधरी हैं या मूर्ति जी हैं, इन सब में क्या चीज देखी जो आपने इनको कहा कि तुम इस तरीके से अपने को विकसित करो? पता नहीं, मैंने तो जहाँ भी काम किया अपने फर्ज समझ कर किया है, और उससे कोई प्रेरित होता है तो ये उनकी 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 भल, उनकी समझ है। लेकिन अपनी तरफ से फर्ज किया है, सब एडिटर से शुरू किया था अपना प्रोफेशन। उस वक्त तो नौकरी भी जी नहीं सर। मिलती थी, तो मैं किसी को जानता नहीं था, अखबार ज़रूर दिल से पढ़ता था। तो जर्नलिज्म करके सब एडिटर से लेके जहाँ पहुँचा हूँ, वो सिर्फ मेहनत से, और काफ़ी बड़े एडिटरों से वास्ता पड़ा ज़रूर है। फ्रैंक बोरेस, श्री मलगांवकर, बीजी वर्गीस, क्या बात है। और बड़े बड़े पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट थे, इंदर मल्होत्रा, प्रेम भाटिया। तो ये सब तो देखा है कैसे काम करते हैं, तो आदमी जरा माइंड ओपन रखा, क्या सीख सकते हैं। हर एक इंसान से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाता है। और लेकिन माइंड ओपन रखिए, सीखना ज़रूरी होता है। तो सीखता आया हूँ। अब भी शायद कई कई जर्नलिस्ट से कुछ ना कुछ सीखना पड़े, सीखने को तैयार हूँ। लेकिन अब उम्र का तकाजा है। तो लेकिन एक एक सेंस ऑफ आइडियलिज्म ज़रूर थी जब मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था, कि जो भी प्रोफेशन का काम करूँगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट की प्रोफेशन है, प्रोटेक्ट करने के लिए उसको करने की कोशिश की है। कहीं कामयाब हुआ, यहाँ नहीं हुआ, फिर भी कामयाब होने की पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, वो नज़रअंदाज में ज़रूर रखा। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो देखने का है, व्हाट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट यू मस्ट रिपोर्ट, व्हाट इज इन पब्लिक नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, दैट्स ऑफ नो यूज टू द पीपल। सो अपनी जो जिम्मेवारी है पब्लिक इंटरेस्ट के हक में, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। रात को जब घर पे आते थे तो खबरें ढूंढ रहे होते थे, और कोई खबर ऐसी नहीं है जिसको काउंटर चेक ना किया जाए, दूसरी साइड का भी वर्शन आना चाहिए। उस वर्शन के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ती है। खबर तो मिल गई आपको, लेकिन कंफर्म नहीं कि दूसरी साइड का वर्शन नहीं आ रहा, तो उसको थोड़ा फिर इग्नोर करना पड़ा, और दूसरे वर्शन लेने की बहुत ज़रूरी है। तो एक बैलेंस खबर, और जहाँ स्टैंड लेना था एडिटोरियल में वो तो लेना ही है। मैं तो, आपको पता ही है, मैं तो फ्रंट पेज पे चला जाता था जब जब स्ट्रांग फीलिंग होती थी कि देश के लिए ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए सोचा नहीं कि उसका क्या अंजाम क्या होगा फ्रंट पेज जाने के लिए। लेकिन अगर कुछ दोस्तों को पसंद है तो मुझे बड़ी खुशी है। सर ये जवाब अपना याद रखिएगा, ये मैं अभी आपसे इसके बारे में कई सवाल पूछने वाला हूं, जो आपने पब्लिक इंटरेस्ट, नेशन, देश के हित में जैसी बातें जी। कही, लेकिन जी। वो उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप शायद सन 62 या 63 में जर्नलिज्म में आए हैं। जी, मैं 63 फरवरी में आया था। इंडिया सर चाइना 63 उस वक्त फरवरी में? जी, मैं फरवरी वही पूछने जा रहा हूँ 3 फरवरी को, और कि 62 में इंडिया चाइना वार हुई थी। वो जी अक्टूबर सर। में थी। उसके बाद सीज जी फायर सर। हुई थी। सीज जी फायर, सर। उसके बाद नौकरी ढूंढ रहा था मैं तो, खैर उससे पहले ही ढूंढना शुरू कर दिया था। और वो देखा, हिंदुस्तान की बड़ी ह्यूमिलिएशन थी कि चाइना हमारे पे हमला करके, और हमारी शिकस्त हो गई थी। और जवाहरलाल नेहरू तब थे, तो उनकी 2 मीटिंग में कवर कर चुका। उनकी तरफ जी। चाइनीज
वॉर के बाद उनकी सेहत बड़ी डाउन हो गई थी, लेकिन मुझे मौका जी मिला उनकी दो मीटिंग्स में उनको कवर करने के लिए एज ए यंग रिपोर्टर। जी और सर। उसके बाद उनकी फ्यूनरल को कवर किया। और एज ए यंग रिपोर्टर आई वाज इन वन ऑफ दोज थ्री बसेस जो थी फ्यूनरल प्रोसेशन में। मैं उनमें एक जी सर। नौजवान लड़का, बाकी सब सीनियर थे, ब्यूरो चीफ, कुछ एडिटर्स भी थे तीन बसों में। उनके लिए तो जवाहरलाल के साथ उनके काम करने का, उनको मिलने का बहुत मौका था। तो जी सर। अब लेकिन जवाहरलाल नेहरू माइंड पे तो हर एक नौजवान के ऊपर माइंड में थे। जी सर। और उनका जो दर्जा था, माइंड के ऊपर जो असर था, जो कहा उन्होंने, वो हर एक बच्चे बच्चे तक उनका असर था उस वक्त। तो दो मीटिंग में कवर कर पाया। उसके बाद बीमार हो गए, तो फिर उनका जो अर्थी थी वो इलाहाबाद लेके गए। उस ट्रेन में भी मैं था, तो उससे जी पता लगा कि कितने लोग जो थे वो धक्का देके ट्रेन को भी उतार सकते थे। लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला। फिर वो उसके बाद शास्त्री जी चुने गए। सक्सेशन वार बड़ी देखी। शास्त्री जी, नेहरू टू शास्त्री, शास्त्री टू इंदिरा। वर्किंग कमेटी। इंदिरा गांधी निकली तो जी पता सर। लगा तो उसमें वो चुनी गई हैं। तो, तो उसके बाद फिर सक्सेशन बैटल। मोरारजी देसाई का भी क्लेम था। एक दिन उन्होंने कहा कि आई विल कंटेस्ट, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, कंसेंसस हो गई है। और मुझे पता है उस वक्त हम दूसरे दिन त्यागराज मार्ग पे मोरारजी देसाई रहते थे, तो 12 बजे उनका हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। 100-200 लोग होंगे उसमें। तो मोरारजी जी सर। भाई ने कहा कि मैं तो विड्रॉ कर रहा हूँ कंटेस्ट कंटेस्ट से, मैं नहीं लड़ूंगा। तो मैंने सवाल किया। सवाल जरूर पूछने की मेरी आदत थी, ज्यादा ही जी सर। पूछता था। क्वेश्चनिंग माइंड था मेरा। तो मैंने उनको, मुरारजी भाई आपने कल ही तो कहा था मैं विड्रॉ नहीं करूंगा और आज कर दिया। तो उन्होंने कहा यस्टरडे वाज यस्टरडे। हम्म। ये उनका जवाब था, तब तक मुझे याद है। तो सब लोग हंस पड़े, और बाकी जो भी कहा उन्होंने, सब लोग अपना नोट कर रहे थे। तो हिंदुस्तान टाइम से उस वक्त सीनियर मोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट कृष्ण भाटिया कर रहे थे, के कटियाल भी वहीं थे, वगैरह वगैरह। जी तो बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत लोगों को जानने का मिला, हर एक लोग से कुछ न कुछ सीखने का मिला। और सवाल पूछने की आदत मेरी तब भी थी और अब भी है। सर, मैं सवाल ये पूछ रहा था आपसे अभी जो कि आपने 62 वो 63 में जब आपने ज्वाइन किया तो पूरे देश के ऊपर चीन की हार का एक मानसिक असर था। अब फिर चीन हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है और चीन हमारी सीमा के ऊपर कब्जा कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि न कोई आया न कोई गया। दूसरी तरफ जो विदेशी एजेंसियां हैं वो बता रही हैं कि चीन गलवान में भी है, चीन वहां पर अपने स्ट्रक्चर भी बना रहा है। और आज जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है वो बैठक भी बताती है कि हम अपनी अपनी जगह से पीछे हटेंगे, तो मतलब इसका मतलब है कि चीन था। तो सर, इस सिचुएशन को, जो उस समय देश की मानसिक स्थिति थी और आज की स्थिति में, क्योंकि आपने दोनों अपनी आंखों से देखी है, इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे? मैंने पहली चाइना वार तो कवर नहीं की, तब तो मैं जर्नलिज्म में आना था, तो वो थोड़ा जी उसके बाद आया हूँ। लेकिन पता जरूर है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे शिकस्त हुई। जब हार गए तो पंडित पंडित जी को, पंडित नेहरू को, जब असम में तेजपुर जब वो आ रहे थे, तो वो माई हार्ट गोज टू पीपल ऑफ असम, वो जो स्टेटमेंट दी थी, और वो किसी को अच्छा नहीं लगा। उस वक़्त जो शिकस्त हुई काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग थी। लेकिन अब जी सर। 62 नहीं है ये, 62 जी नहीं सर। है। मैं अभी अपने जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनकी किताब अभी आई है 15 दिन पहले।
तो मैं उसको पढ़ रहा था, तो उनका वो शुरू में ही उन्होंने सत्यजीत रे की जो फिल्म है प्रेमचंद की कहानी पे बनी हुई है, शतरंज के खिलाड़ी, तो उन्होंने इस डायलॉग को वापस में तो चेस खेलते जा रहे हैं और ईस्ट इंडिया जी कंपनी के लोग अवध को कैप्चर कर रहे हैं। उनका पहला चैप्टर ही यही है, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी का। वो तो इंटरनेशनल जी अफेयर्स के जेएनयू के पढ़े हुए हैं और उनके पिताजी भी बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर थे, मेरे दोस्त भी थे वो। तो जयशंकर जी की जी ये सर। स्टेटमेंट है कि हम फॉरेन थ्रेट देखी ही नहीं है, तो अवध कैप्चर हो गया। तो मुल्क के साथ भी यही था तब, जब पहली 62 में है। लेकिन इस वक्त वो हालत नहीं है। जो हमारी इस वक्त जो शक्ति है, कोई वॉक ओवर नहीं कर सकता हमारे ऊपर। किसी की हिम्मत नहीं है कि असम तो कोई आ जाए, अब वो नहीं है हिम्मत। और लद्दाख में भी जो हो रहा है उसका मुकाबला आर्म फोर्सेस अच्छा कर रही हैं। और एक चीज की है, उस एक नेशनल कंसेंसस जरूर होनी चाहिए देश को इकट्ठा रखने की। वो बड़ी जी देश सर। के लिए जरूरी है। देश स्ट्रांग होता है आर्म फोर्सेस से। फाइनेंशियल इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। और दूसरा, एक इंटरनल कोहेशन चाहिए। सबका सबको साथ लेने की क्षमता भी चाहिए। सबको साथ होते हैं तो कोई आपके आपके ऊपर हमला करके जीत नहीं सकता। तो जी हम जो सर। लोग जो बटे हुए हैं, कास्ट पे बटे हुए हैं, रिलीजन पे हैं, लैंग्वेज पे हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे हैं, बेरोजगारी है, तो वो जरा उससे थोड़े से लोगों को परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन जब देश पे खतरा होता है सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन दूसरे बिल्कुल की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि अगर हम डरे हुए हैं तो उस वक्त उनको ऐसा लालच क्यों आ जाए कि हमारे ऊपर वो हमला कर सके। तो एक बिल्कुल। यूनिटी, जो नेशनल यूनिटी है, वो होनी चाहिए। जी और बिल्कुल। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में बताते रहते थे कि मेरी बातचीत क्या हुई है चाइनीज से, चाइनीज चौन लाई से क्या बात हुई है, हमारे डेलीगेशन से क्या हुई है, उनके डेलीगेशन क्या हुई है, उनकी क्या प्रपोजल है। कई चीज़ें सीक्रेट होती हैं, नहीं बताई जाती, लेकिन वो पार्लियामेंट को कुछ न कुछ बताते रहते थे। और जब क्रिटिसिज्म होता था पार्लियामेंट में, उसको जी भी सर। वो नज़रअंदाज नहीं करते थे, सुनते थे। वाजपेयी बड़े क्रिटिक हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू के, बहुत क्रिटिक हुआ हम्म, करते थे। लेकिन जब स्पीच अच्छी थी तो उनको मुबारकबाद भी जवाहरलाल ने दी कि आपकी स्पीच अच्छी है, लेकिन मानते नहीं हूँ। इंद्रजीत गुप्ता उस वक्त, वो जो सीपीआई वाले को क्रिटिसाइज करना, चाइना को, और अपनी अपनी कोऑपरेट करना। सीपीएम सीपीएम की पॉलिटिक्स बाद में बट गई, लेकिन एक इंद्रजीत गुप्ता यंग एमपी, बेस्ट स्पीच डिफेंस पे उन्होंने दी। और कुछ ना कुछ फिर भी मजाक हो जाता था। पंडित जी जब अक्साई चिन्ह पे बहस हो रही थी बिफोर द वॉर, जी सर। हम्म, हमारे सीनियर लोग बताते थे, और आपने भी सुना होगा, तो पंडित थोड़ा पैशन को कम करने के लिए एक कहा सबको कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए बचाने के लिए। तो कहा भाई अक्साई चिन्ह में तो नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर इन अक्साई चिन्ह, अपनी स्पीच में कहा। तो महावीर त्यागी उनकी अपनी पार्टी के थे, थोड़ा राइट विंग थे, हम्म, जो क्रिटिसाइज कर रहे जी थे चाइना पॉलिसी को। लेफ्ट विंग नहीं कर रहा था, पर राइट विंग प्रेस कर रहा था कि आप जरा ये तिब्बत के सवाल को लेकर और खड़े हो जाइए। तो महावीर त्यागी ने अपने सिर पे हाथ फेरा और कहा, पंडित जी देयर इज नॉट ए ब्लेड ऑफ हेयर ऑन माय हेड, तो क्या इसको आप चाइना को दे देंगे। तो हंस पड़े सब, पंडित जी भी हंस पड़े, उन्होंने रेडी विट थी। लेकिन आज का कोई मजाक भी नहीं करता आज तक, बड़े लोग सीरियस हो गए। चाइना के मसले पर वो मजाक कर रहे थे, डिबेट में थोड़ा सा दम होता था, मजा आता था। उन जो मेरे से सीनियर लोग हैं वो बताते थे क्या क्या। और बाद में हमने भी कई डिबेट की है, जितना मजाक होता था, टू एंड फ्रो होता है जी। पार्लियामेंट कवरेज में, बॉक्स आइटम बनते थे। मेरा पहला बॉक्स अ, यूएनआई में मुझे नौकरी मिली, छोटी सी, सब एडिटर। जी ना सर। जान ना पहचान, जी अखबारों में भी मिली नहीं नौकरी। जहाँ जाते थे आपका एक्सपीरियंस क्या है, हम्म, एक्सपीरियंस नहीं है। और एक एडिटर साहब अपना बैठे थे मेज के ऊपर, अपने टांगे बिछा के, और उनके जो जूते थे वो एंट्रेंस डोर की तरफ थे, पाइप भी पी रहे थे। नाम बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा, कहते कोई
एक्सपीरियंस है? मैंने कहा नहीं। तो उनका नहीं, फिर कोई, मैंने कहा ट्रेनिंग के लिए रख लीजिए। कहते नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा, खैर वो भी नहीं। तो मैंने कहा ये बताइए, अब नौकरी मत दीजिए, ठीक है, आपके पास नहीं वैकेंसी तो कुछ ठीक है, और पॉसिबल भी नहीं होता किसी वक्त, लेकिन ये बताइए हाउ डू यू गेट एक्सपीरियंस विदाउट वर्किंग? इज नन ऑफ माई बिजनेस। लेटर ऑन जब मैं हिंदुस्तान टाइम का एडिटर बना, उनको मैंने नहीं बताया, और बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बड़ा काम जी। किया कुछ, और मैंने नहीं बताया। आपने मुझे, यू शोड मी द डोर एट दैट टाइम व्हेन आई अप्लाइड फॉर ए जॉब। मेरी सिफारिश नहीं थी कोई, लेकिन बनना चाहता था कि अखबार कर, दिस माई लाइन, बहुत यूज कर ली। तो एक्सपीरियंस, और जब आप खबर ढूंढने की ख्वाहिश हो, विल हो, और रात को 12 बजे खाने की अगर आदत पड़ जाए, जब तक खबर पूरी नहीं बनती तब तक घर नहीं आएंगे, तो वो होती है, तो आपको खबरें ज़्यादा मिलती हैं। तो मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग कैचेस द बर्ड, कैचेस द वॉर्म, अर्ली मॉर्निंग बर्ड, जो अखबारी दुनिया में है, इट्स अ लेट नाइट बर्ड हु कैचेज द स्टोरी। एक्सक्लूसिव ढूंढने के लिए वो मेहनत करनी पड़ती थी। तो ऐसे ऐसे रेपुटेशन थोड़ी बढ़ गई। फिर इंडियन एक्सप्रेस ने क्या, बनता गया ऐसे ही बस। मेहनत करने की ख्वाहिश जरूर थी, आगे जाने की जरूरत थी, और सवाल पूछने की जरूरत थी, और काउंटर सर क्वेश्चन आपके करने की भी ऊपर जरूरत थी। सर आपके ऊपर किनका असर आप ज्यादा मानते हैं? जो आपके साथ के सीनियर्स थे या एडिटर्स थे, आप अपने ऊपर ने आपने किससे सबसे ज्यादा सीखा? इसको इस तरीके से कहें। देखिए, हर एक इंसान में, जो सीनियर थे या जूनियर थे, एक कुछ न कुछ खूबी होती है। हर एक में थोड़े डिफेक्ट्स भी होते हैं। तो एक मॉडल मैंने नहीं रखा कि इनको कॉपी करना है, ये नहीं रखा। तो जैसे इंद्र मल्होत्रा थे, वो तो स्टोरी छोड़ते ही नहीं थे, और कभी हमारी जब खबर एक्सक्लूसिव रात को छप जाती थी, उनकी रह गई, ये तो बड़ी खुशी होती थी कि इंद्र मल्होत्रा की खबर थी। बीजी वर्गीस जैसे एडिटर के साथ काम किया है, मलगोकर साहब के साथ काम किया है, फ्रैंक मोरेस के साथ काम किया है। तो उनसे हर एक से कुछ न कुछ, जो चीज़ लिखते थे फ्रैंक मोरेस अपने कॉलम में, फ्रंट पेज एडिटोरियल में लिखते थे, वो अंग्रेजी किसी को और को नहीं आती थी। मलगोकर छोटी सी स्पेस में 500 वर्ड का एडिटोरियल हो, वो उसी में सारा तथ्य दे देते थे, और अपना स्टैंड भी लेते थे। और कृष्णा मेनन पे तो उन्होंने कैंपेन चलाई हुई थी, कृष्णा मेनन मस्ट गो। जब भी, जब वार में शिकस्त हो गई, तो उसके बाद उन्होंने फिर फ्रंट पेज लिखा, कृष्णा मेनन मस्ट गो, फ्रंट पेज पे। एंड जब 2-3 दिन के बाद वो कृष्णा मेनन को रिजाइन करना पड़ा, कृष्णा मेनन गोज, मुझे अभी तक याद है वो। सो ही कुड से ए लॉट इन स्मॉल एडिटोरियल। देयर आर मेनी पीपल जो टॉप टू बॉटम लिखेंगे, और बाद में सोचना पड़ता है उनका मतलब क्या है। तो हर एक से कुछ जी। न कुछ सीखने को मिलता है, हर एक से। फ्रैंक मोरेस की जो प्रोज थी, जी। उन्होंने एक बार लिखना शुरू किया। रामनाथ गोयनका की पॉलिसी थी कि अटैक इंदिरा गांधी, सिंडिकेट थी, इंदिरा गांधी ने पार्टी स्प्लिट कर दी, 71 इलेक्शंस आ रहे हैं, और वो पॉलिटिक्स बड़ी हाइटन हो गई थी। तो फ्रैंक मोरेस रोजाना लिख रहे थे जी। मिथ्स, इंदिरा गांधी को अटैक कर रहे, मिथ कॉलम में उनका हेड हेड था, मिथ। तो चलापति राव जो नेशनल हेरल्ड के एडिटर थे, सेलिब्रेटेड, दोनों ही सेलिब्रेटेड है। ही सेज जी बिल्कुल। मिथ इज फ्रैंक मोरेस, रियलिटी इज रामनाथ गोयनका। एक लफ्ज, लेकिन उसको फ्रैंक मोरेस ने कोई इतराज नहीं किया उस पर। अपने फोन किया एम चलापति राव को, एमसी यू हैड ए नाइस वन ऑन मी, कम हैव ए ड्रिंक विद मी। शाम को इकट्ठे उन्होंने ड्रिंक की, और हालांकि कुछ ज्यादा मेल जोल नहीं था। जो चलापति राव थे विड्रॉन थे, आप भी अपने पास ही रहते थे, बट वो भी जानते थे इंग्लिश कैसे लिखी जाती है।
लेकिन वो मिथ एंड रियलिटी उन्होंने लिखा, मिथ इज फ्रैंक मोरिस, रियलिटी इज रामनाथ गोयनका। तो सीखने को बहुत कुछ मिला हर एक से, पर मलगोकर से जो कंसाइज राइटिंग है वो सीखने को मिली। लेकिन कई टेलिंग फ्रेजेज जो फ्रैंक मोरिस की होती थी, हमारे यहाँ रेजिडेंट एडिटर थे नंदन कागल इंडियन एक्सप्रेस में। मैं 4 साल यूएनआई में था, उसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस चला गया। जी उन्होंने इनवाइट किया। वो यूएनआई में तो बाई लाइन मिलती थी, नहीं नीचे लिखा होता था एच के डी, पर लोगों को पता लग जाता है कौन खबरें ढूंढ रहा है। रेपुटेशन थोड़ी बहुत बनती रहती है। हर स्टोरी इज ए इन्वेस्टमेंट इन योर नेक्स्ट स्टोरी एज वेल एज प्रोफेशनल रेपुटेशन। राइट सर। तो जब वो नंदन कागल का, ही वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम विद हिज ब्रेन, कोई क्लॉटिंग थी, ऑपरेशन नहीं करवा रहे थे। और उन दिनों में ब्रेन का ऑपरेशन भी बहुत थोड़े लोग कर पाते थे। ही डाइड ऑफ ब्रेन हेमरेज। और फ्रैंक मोरिस ने अपने कुलीग पर एडिटोरियल लिखा, रेजिडेंट एडिटर के ऊपर। बहुत कम लोग लिखेंगे, कई असिस्टेंट एडिटर की डेथ होगी कि एडिटोरियल नहीं लिखते, बट फ्रैंक मोरिस फेल्ट बैड अबाउट इट एंड ही रोट एडिटोरियल। उसने एडिटोरियल में एक फ्रेज अभी याद आ रही है मुझे, क्या इस्तेमाल जी किया, सर। ब्रेन हेमरेज हो गया। उन्होंने नहीं लिखा ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई है। तो नंदन कागल जरा जल्दी नाराज हो जाते थे, मे बी बिकॉज ऑफ द क्लॉट, और उस वक्त बाद में ठंडे भी हो जाते थे। फ्रैंक मोरिस का जो फ्रेज थी, नंदन कागल was an explosive character, he died of an explosion। क्या अब बात। हेमरेज वाज एक्सप्लोजन इन द माइंड, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया वो किस बीमारी से मरे। तो दैट काइंड ऑफ प्रोज पढ़ने को मिली है उनसे। तो महान एडिटर थे। तो मुझे, जब मैंने ज्वाइन किया था, नंदन कागल रेजिडेंट एडिटर थे, फ्रैंक मोरिस एडिटर थे, तो तब से कुछ ना कुछ सीखा। तो हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और माइंड आपका ओपन है। लेकिन माइंड इतना नहीं ओपन होना चाहिए कि आपकी अपनी ओपिनियन ही नहीं है कोई। तो बस सीखने को बहुत कुछ मिला। सर आपके कैरियर में, खासकर जब आप एडिटर हुए, आपके ऊपर कहीं से पावर की तरफ से प्रेशर आया या मालिकों की तरफ से प्रेशर आया कि आप जो लाइन ले रहे हैं ये लाइन मत लीजिए, या इस स्टोरी को ऐसे अपने रिपोर्टर से कहिए कि वो घुमा फिरा के लिखे, कुछ ऐसा हुआ? कई प्रेशर तो हर एक को आते हैं, हर एक एडिटर को आते हैं। सम आर ओपन टू परसुएशन, अदर्स आर नॉट ओपन टू परसुएशन। कहना कि एडिटर के ऊपर प्रोप्राइटर का प्रेशर नहीं आएगा, ये गलत होगा। लेकिन उनको पता लग जाता है, उनको भी, भाई ये मानेंगे नहीं बात, इनको कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। और आपको एक रखना चाहिए कि आपका फर्ज क्या है। तो जो ड्यूटी है, कोई भी अखबार हो, मैंने, मेरी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इट इज टुवर्ड्स द पीपल, नॉट टू द प्रोप्राइटर। तो दिमाग में ये रहता है, तो उनको बता दीजिए ये जर्नलिज्म के खिलाफ होगा, ये ठीक नहीं होगा। तो नहीं मानते, फिर आपको स्टैंड लेना पड़ता है। और वो सिचुएशन हर एक अखबार में, कई एडिटर कई कई एडिटर मेरे से पहले ही, फिर उनको और नौकरी ढूंढनी पड़ी। मेरे बाद भी हुआ है, अब भी होता है, पहले भी होता था। लेकिन अगर आप दबाव में आ जाते हैं, तो दो 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 दो, दो सजेशन और आ जाएंगे, भाई ऐसा करिए। जी सर। और दो और लेकिन करेंगे सर तो चार और आ जाएंगी। तो वो कई बिल्कुल लोग नहीं बिल्कुल। करेंगे। तो सर ये बताइए अगर कि आप शुरू से ही ये बता उनको पता लग जाता है भाई इससे आगे नहीं जाएंगे ये, जी सर। सर एक सवाल मेरे दिमाग में ये घूम रहा और है उनको कि पता लग इतना जाता बड़ा है। संपादक, जी सर, हम्म, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इतने बड़े संपादक, आपने जाने कितने प्रधानमंत्रियों को देखा, कितने मिनिस्टर्स को देखा, कितने चीफ मिनिस्टर्स को देखा, आपके पास स्टोरीज आई, आपने उनको क्लियर किया। आप सर ये कैसे फंस गए, प्रधानमंत्रियों के सलाहकार कैसे हो गए आप?
और वो भी आप दो दो प्रधानमंत्रियों के सलाहकार रहे, प्रेस एडवाइजर रहे, देखिए, अचानक ये शिफ्ट क्यों आया? मैं देवेगौड़ा जी को जानता नहीं था, कभी मिला भी नहीं हुआ जी था। सर। वो जी। वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, अखबार में पढ़ता था मैं, तो वो तो पता था। बट आई वॉज बिटवीन द जॉब, दैट मीन्स आई वॉज अनएम्प्लॉयड। तो सडनली आई गेट ए टेलीफोन कॉल कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनके थे सतीश चंद्रन, वो आपसे मिलना चाहते हैं। 3 दिन पहले मैंने दूरदर्शन के लिए देवर गौड़ा जी का फोन के इंटरव्यू किया था, 1 घंटे का। जी। उसके 3 दिन बाद मुझे सतीश चंद्रन जी का फोन आया कि आप जरा, उनके सेक्रेटरी का वो मिलना चाहते हैं, तो वो आप आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलता हूँ। तो देवे गौड़ा जी चाहते हैं कि आप उनके मीडिया, अब उनको किसने बताया ये मुझे नहीं पता, उस वक्त नहीं पता था। उनको मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने जवाब दे दिए। तो वो पहली बार दिल्ली में आए, पहला इंटरव्यू था उनका, 1 घंटा चला। इंटरव्यू 7 रेस कोर्स रोड पे ही था। और मुझे भी कोई इंटरव्यू बुला ले, या टीवी वाले बुला लें, तो छोटे मोटे उन पे थोड़ा, कभी एनडीटीवी, कभी और टीवी चैनल, थोड़ी सी चैनल थी तो बुला लेते थे। तो अब इंदर मल्होत्रा भी एक दिन जाते थे, पूरा नेशन वाइड प्रोग्राम था। एक दिन वो जाते थे, जी। एक हफ्ते में मुझे बारी मिल आती थी, फिर किसी और कुछ, जो रोटेट होता रहता था। तो फिर कुछ ना कुछ वो कुछ आर्टिकल लिख देता था। उस इंटरव्यू के बाद सतीश चंद्र जी ने कहा कि आपको आना, मीडिया एडवाइजर बनाना है। तो मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा सरकार तो चल ही नहीं है, 8-10 महीने चलेगी जी। तो एक तो पता चल जाएगा दूसरी तरफ क्या होता है। तो हाँ कर दी। 10 महीने चली सरकार। जब हम सोवियत यूनियन से, मॉस्को से आए, कोलैप्स कर रहा था सोवियत यूनियन, येल्सिन ने टेक ओवर कर दिया था, रशिया पैदा हो गया था। जी। वापस आए तो रंगाराजन मुझे मिले एयरपोर्ट पर, बड़े माने हुए जर्नलिस्ट थे। उनका यू आर लैंडेड इन क्राइसिस, वो केसी जी ने गिराने की मूव शुरू कर दी थी। तो एक स्पीच उनका जो था वो उनका कवर हुई, उस स्पीच के बाद नो कॉन्फिडेंस। तो मैंने जाने से पहले उनको कह दिया था कि मुझे एक ऑफर है, तो मैं आई विल बी लिविंग, लेकिन इस वक्त नहीं करूँगा जब आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है। फिर इंप्रेशन ये जाता है कि ही लेफ्ट द सिंकिंग शिप। मैंने कहा नहीं, मैं पूरा जी। निभाऊंगा। सतीश चंद्र जी को पहले बोल दिया था मैं वापस आके इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ और जॉब की ऑफर आई। लेकिन जब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू हुई, फिर मैंने कहा नहीं, आई स्टे एट होम। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा, सिंकिंग शिप वाली में मुझे खबरों में कुछ, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द न्यूज़। यही लोग कहेंगे देखो नौकरी मिली, जब वो सरकार गिर रही तो छोड़ के चले गए। मैं कि ये नहीं करूँगा। फिर वो जो पार्लियामेंट में, वो आपको पता ही है, वो नो कॉन्फिडेंस कैरी हो गई, सरकारें बदल गई, और हम अपने रास्ते पे फिर वापस चले गए। तो वाजपेयी जी का तो मुझे सरप्राइज हुआ था। जी सर। रात को जब वो अपनी बूते पे सरकार लाए, आखिरी गवर्नमेंट, मैं 13 दिन की सरकार में नहीं था, 13 महीने की सरकार में नहीं था, सोचा भी नहीं था। रात को 11:30 फोन बजा, सरकार बना रहे थे, 24 पार्ट की जो सरकार थी, उनका फोन जी आया सर। कि आपको कल आपकी अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी का कोई कर रहा होगा स्टाफ का, अभी सरकार बनी नहीं है, सरकार बना रहे हैं। तो मुझे फोन आता है वाजपेयी जी का, आपकी अपॉइंटमेंट है कल 12 बजे, उन्होंने दी है। तो मैंने कहा मैंने तो अपॉइंटमेंट मांगी नहीं है, तो अपॉइंटमेंट कैसे दी है? तो मैंने कहा मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं मांगी, गलतफहमी हो रही है। आई वॉज आउट ऑफ जॉब बाई दैट टाइम। तो कहते अभी रुकिए, बड़ी मुश्किल से आपका ये नंबर मिला है नए वाला, तो आप रुकिए। अंदर से पूछा गया, कहते नहीं वो मिलना चाहते हैं आपसे। दूसरे दिन भी गया तो वो, मैं फिर सोचा कि इलेक्शन से फारिग है, प्रधानमंत्री एडिटर, फॉर्मर एडिटर, कॉलमनिस्ट को बुला लेते हैं ब्रेन स्टॉर्म के लिए।
आराम से चाय पियो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है, तब सरकार तो बनानी। वाजपेयी जी थोड़ा अपने बात करने से शुरू नहीं करते हो, लेकिन जब आप शुरू करते हैं फिर वो ठीक हो जाता है। और जानते तो हर एक को ही थे, हर जर्नलिस्ट को जानते थे, आपको भी जानते थे, मुझे भी जानते थे, और उनको मैं कवर भी कर चुका हूँ। ऐसे जनसंघ जब बीजेपी भी नहीं पैदा हुई थी, जी सर। वो भी एक किस्सा बताएंगे, स्कूटर पे मैंने लिफ्ट भी दी हुई थी उनको। अच्छा। हाँ। तो जी। अब आप चटपटी बातें सुनना चाहते हैं तो वो बताऊंगा बाद में। तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ आपको बुलाया। मैंने कहा आप और तो लोगों की इंतजार कर रहे हैं? कहते नहीं, सिर्फ आपको बुलाया है। मैंने कहा मुझे? कहते भाई हम तो पॉलिटिक्स में हैं, हम पॉलिटिक्स में जिसको नहीं मिलना होता तो पहले ही पीए कह देता है साहब मीटिंग में है, हम्म, और जब जरूरत होती है तो रात को भी फोन करते हैं 11-12 बजे। जी। मैंने कहा बताइए। कहते हैं आपको प्रेस एडवाइजर बना है। मैंने कहा मुझे? और आप बना रहे हैं? कहते हैं, मैंने कहा मैंने आपकी पार्टी को क्रिटिसाइज किया हुआ है हम्म, कई मसलों पर। कहते हैं आपने मुझे भी क्रिटिसाइज किया है कि मैंने ये नहीं किया। हम्म, तो आपने तो हर पार्टी को क्रिटिसाइज किया हुआ है, तो आपका आना जरूरी है। मैंने कहा फिर आपकी आप पार्टी क्रिटिसाइज करेगी आपको? कहते मुझे करेगी, आपको क्या है, करने दो। क्या आप, बात है। आपका आना जरूरी है, हमने सोच विचार करके आपको। कहते तो आपके पास तो पहले लोग हैं जो मीडिया रिलेशन हैंडल कर रहे हैं। कहते भाई हमारा मैसेज नहीं जा रहा था, आप आपका आना जरूरी है, एक मैसेज जाएगा लोगों के पास। मैंने कहा वाई मी? बहुत लोग मैसेज कन्वे कर देंगे आपका। कहते नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी है, इसलिए जी। आपकी क्रेडिबिलिटी भी है। सो मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा, मैंने हंसते हंसते पूछा उनसे, मैंने कहा आपके साथ काम करके क्रेडिबिलिटी रहेगी हमारी? जी सर। और वो कहते हैं जो फिर खुल के हंसने में बोले, यू नो आप, अरे भाई हमारी रहेगी तो आपकी भी रहेगी। इस बात क्या नहीं, आपका आ जाएगी आप। मैंने कहा फिर देश का प्रधानमंत्री वाजपेयी अगर कहते हैं, एंड ही वॉज पॉपुलर विद एवरीवन, और बड़े लिबरल व्यू के आदमी थे, इसलिए मैंने कहा वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी अगर कहते हैं देश का प्रधानमंत्री आपका आना जरूरी है, दो चीजें मांगी उनसे। कहते जी कोई सर। ऐसी सहूलियत है, फैसिलिटी है जो मैं क्रिएट कर पाऊँ अभी? मैंने कहा आप, वो आप कर सकते हैं, सरकार नहीं दे सकती। कहते क्या? मैंने कहा राइट टू बी फ्रैंक विद यू। हम्म, कहते इसमें क्या मुश्किल है? मैंने कहा नहीं, जब प्रधानमंत्री होते हैं तो आसपास बहुत लोग होते हैं, वो सलाह देते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे, मेरी आदत नहीं है, मैं वो सलाह दूंगा जो आपको सुनना जरूरी है। कहते मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की है। इतना इज्जत से लेता है लाइक। जानते थे वैसे, पर हर एक को जानते थे, किस अखबार वाले को नहीं जानते थे। और उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर तो बड़ी ज़बरदस्त रही है। आई एम बिल्कुल नॉट सेइंग बिल्कुल। एक जितनी सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी या किसी और की हो, और वो ह्यूमर जो होता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज से आती है। बिल्कुल सर। ह्यूमर वैसे बिल्कुल। नहीं आएगी, वो डेमोक्रेटिक वैल्यू में, जो डेमोक्रेसी में जिसको यकीन हो उनको। और बहुत कई बड़ी चीज अखबारों की ने सर लिखा, आप। एक अखबार ने डायरी आइटम दे दिया कि मुझे जॉब ऑफर इसलिए हुई है कि बहुत साल पहले HK दुआ के स्कूटर राइड की लिफ्ट मिली थी वाजपेयी जी को। वो बताता हूँ। ये इंडियन ये क्या एक्सप्रेस किस्सा था सर? इंडियन इंडियन एक्सप्रेस ने मुझे कहा कि चीफ ऑफ ब्यूरो हमारे CS पंडित थे, आज 4 बजे प्रेस के दिन अटल बिहारी वाजपेयी की, तो 4 बजे ही रखते थे विठल भाई हाउस में। तो जी सर। चाय पकौड़ा वगैरह, गर्मी का महीना जून का, बहुत गर्मी थी, तो मैं स्कूटर, मेरे पास स्कूटर होता था तब। जी सर। मैं गया, कार पुरानी लिखी, किसी और जर्नलिस्ट की पुरानी कार ली मैंने खरीदी। खैर, तो मैं फिरोज शाह रोड पे आ रहा था, तो 1 फिरोज शाह रोड पे वाजपेयी जी रहते थे, अपना ब्रीफ केस लेके। जी। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, टाइम होगा।
तो वो जा रहे थे, तो मैं आ रहा था, तो मैंने कहा इनको मैं लिफ्ट दूं स्कूटर पे, या टैक्सी के इंतजार कर रहे हैं, आज कार नहीं होगी इनके पास, मैकेनिक होगा, ड्राइवर नहीं पहुंचा होगा, कोई बात होगी, खराब होगी। तो ब्रीफ केस लेके खड़े हैं सड़क फरोख्त रोड पे, धूप गर्मी। मैंने कहा मुझे वहीं जाना है जहाँ इनको जाना है, और अगर इन्होंने मैं लिफ्ट दूं कहूँ तो ना बैठे तो मुझे जरा फिर आई विल फील लेट डाउन। जी। खैर 3 गज पहले में मेरा जो संकोच था वो दूर हो गया। मैंने ब्रेक लगाई स्कूटर से, मैंने वाजपेयी जी को बोला, मैंने कहा उनको वाजपेयी जी कहता था, कभी अटल जी ने कहा। तो मैंने कहा वाजपेयी जी मुझे वहीं जाना है जहां आपको जाना है, अगर आपको इतराज नहीं तो मेरे साथ चलिए। ही वॉज ए गुड सपोर्ट, गुड सपोर्ट। दौड़ के और लपक कर पिलियन में बैठ के हम चले गए। और आपको याद होगा उनके जो मीडिया रिलेशन हैंडल करते थे, एक जगदीश माथुर हुआ करते थे, आप मिले होंगे जी उनको, सर। बाद में एमपी भी रहे जी थे सर। राज्यसभा में। जी सर। जी तो, सर। और उनके दफ्तर के 2-4 लोग, तो सब लोग हंस गए, वाजपेयी स्कूटर पे आ रहे हैं पार्टी के प्रेसिडेंट। तो जगदीश माथुर जब उतर रहे थे ये वाजपेयी जी स्कूटर से, कहते कल की इंडियन एक्सप्रेस में खबर होगी कि इंडियन वाजपेयी राइड्स एचके डुआ स्कूटर। और उनकी ह्यूमर देखो वाजपेयी जी की, ये जगदीश जी हेडलाइन नहीं होगी, हेडलाइन होगी एचके डुआ टेक्स वाजपेयी फॉर ए राइड। ये थी ह्यूमर। तो मैंने जाके सेंट्रल हॉल में लोगों को बताया बाद में। वो तो किसी ने डायरी बता दी कि ही फाउंड, अब 24 पार्टी की सरकार है, स्टेबिलिटी विल बी प्रॉब्लम। उनको याद आ गया कि एचके दुआ के स्कूटर पे बैठ के बड़े स्टेबल था, तो स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने उनको डायरी आइटम जैसे बनती है बना दी, वगैरह वगैरह। जी सर। एक इनका किस्सा और पार्लियामेंट का बताते हैं। जी इंदिरा सर। गांधी जिसको पनिश करना होता था तो उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना देती थी। वाई बी चौहान उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उनसे वो लेना चाहती थी और बनाना चाहती थी उनको, पर प्राइसेस बड़ी ज़्यादा थी। तो वाई बी चौहान का जिम्मा रहेगा प्राइसेस को गिराने का, ऐसे उनको बना दिया। वाजपेयी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, एक उन्होंने मोशन पेश कर दी लोकसभा में कि अटैकिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी। और प्राइसेस में तो कांग्रेस हो, अपोजिशन पार्टी हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सभी शोर मचाते हैं, जी प्राइसेस बढ़ सर। गए हैं। वाजपेयी डिफेंड कर जी। रहे हैं और बार बार कह जी। रहे हैं कि वील अरेस्ट द प्राइसेस। 2 मिनट बाद हम्म। फिर वी अरेस्ट द प्राइसेस अपनी रिप्लाई में, वील अरेस्ट द हम्म। प्राइसेस। तो वाजपेयी खड़े हम्म। होकर कहते हैं, जवान साहब आप भूल गए हैं कि अब आप होम मिनिस्टर नहीं हैं, अब आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, प्राइसेस को रोकिए, अरेस्ट मत करिए। और और जवान साहब कहते हैं, अदब, ये कहा उन्होंने ह्यूमर पर, उन्होंने पसंद आया कि दिस इज रिपार्टी इन द पीपल। ये था उनका। और कई किस्से हैं उनके उनके सेंस ऑफ ह्यूमर पे। बट इट वाज 2 साल के लिए मैं माना था, 2 साल के बाद उन्होंने, मैंने कहा, कहते आप, मैंने कहा मेरे 2 साल पूरे हो गए, 2 साल माना है। उन्होंने मुझे कोई ऐसी, दूसरी मैंने एक शर्त लगाई थी कि मैं जो जिस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता वो मैं ब्रीफ नहीं करूंगा अखबार से, वो फिर आपको अपना करना पड़ेगा, आप करें कोई और करे। वो कहते थे मंजूर है मुझे, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और आई हैड एब्सोल्यूट फ्रैंकनेस। मेरा जो धर्म था एज ए मीडिया एडवाइजर, सबको किसी भी की क्वेरी हो, चाहे रिपोर्टर की हो, ये जरूर नहीं कि मैं सिर्फ एडिटर से ही बात करनी है, कोई भी लेजिटिमेट इंक्वायरी है, आई ट्राई टू गिव द रिप्लाई और टोल्ड हिम वे टू गेट इट, मदद की है। तो ये अच्छा रहा वैसे। और सर। उनसे जी सीखने को सर। काफ़ी मिलता था, ह्यूमर है पार्ट वैसे भी। और रिपार्टी तो उनकी थी कि वो एक बार कॉरिडोर में मिल गए थे एज ए न्यूज़मैन, 3-4 हम अखबार वाले थे खड़े हुए थे, और इंदिरा गांधी को सारे क्रिटिसाइज कर रहे थे। हम लोग दुखी थे कि इमरजेंसी के दिनों में वो प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया है, दोस्त भी खिलाफ हो गए, अखबार वाले भी।
और मैं तो खैर एक्सप्रेस पे था उस वक्त, तो वी आर पोस्ट इमरजेंसी। वाजपेयी है, उन्होंने भी क्रिटिसाइज शुरू कर दिया। ये 71 के बाद की बात है। जी सर। तो उन्होंने भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया बातों में। 3-4 लोग अखबार वाले खड़े थे। मैंने वाजपेयी जी से पूछा, वाजपेयी जी आपने ही तो उनको दुर्गा कहा है। कहते कहा था, बिल्कुल कहा था। हमें क्या पता कि दुर्गा हमारे ऊपर ही प्रहार करेगी। पहला प्रहार हमारे पे होगा। तो लाइक दैट ही वाज अ डिसआर्मिंग पर्सन। खैर एनीवे, हर बात, हर आदमी से कोई ना कुछ सीखने को मिल जाता है। 2 साल के बाद उन्होंने मुझे एम्बेसडर बना के भेजा। कहते वापस नहीं जाना, एम्बेसडर बनना जरूरी है। एक इंडिया यूथ समिट होनी थी वहां पर। जी सर। डेनमार्क प्रेसिडेंट हो गए थे यूरोपियन यूनियन में, और वो कहते एम्बेसडर बन के जाएंगे। चले गए, वहां से भी कुछ सीखने को मिला। 2 साल सर बाद दोनों वापस हुए। प्रधान सर दोनों प्रधानमंत्रियों को आप कैसे एनालाइज करेंगे, देवेगौड़ा जी को और अटल जी को? देवेगौड़ा जी को इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। वाजपेयी, दिल्ली इटसेल्फ वाज अ न्यू सिटी फॉर देम। देवेगौड़ा जी को स्टेट पॉलिटिक्स में बहुत माहिर थे वो। नेशनल पॉलिटिक्स और नेशनल इश्यूज, वो उनको ज़रा तजुर्बा नहीं था, लेकिन उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ठीक थे। पर एक बार उनको समझ आ जाए तो डिसीजन मेकर वो बड़े फास्ट, बहुत फास्ट। वाजपेयी तो हर एक को साथ लेके चलने वाले थे। क्रिटिक को भी दोस्त बना लेते थे। तो बनाया उन्होंने, एक फ़ोन उठाया, बात की, भाई ये कल पार्लियामेंट में सवाल आ रहा है, मुझे पता है आपकी पार्टी का क्या थी, लेकिन यहाँ तक आप, यहाँ हम जा सकते हैं, उसके बाद आप देख लीजिए। उन दिनों में सेहत खराब हो गई थी, वो घुटने की दर्द हो गई थी, और ये भी था कि शायद अमेरिका की विजिट कैंसिल हो जाए। Clinton came here. That was part of the delegation. That was a very important visit. And the वाजपेयी जी, जब वो घुटने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया, तो ये था कि शायद कैंसिल विजिट करें, की नहीं उन्होंने। जी सर। और उस विजिट में, दोनों विजिट्स में काफ़ी ब्रेक थ्रू हुए कि इंडो यूएस आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। चाहे सहमति है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे से दोस्ती बढ़ाई जाए। नींव वहाँ डली थी। अब उसका बाद में देखते हैं आप, बाद में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर डील की थी। उसके बाद आजकल तो फिर आप देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। काफी मिल पॉलिसी बदल गई थी, क्योंकि हालात बदल गए थे। और जयशंकर भी यही लिख रहे हैं कि जब सर्कमस्टांसेस चेंज कर रहे हैं तो पॉलिसी को भी चेंज करना पड़ेगा। अब कहाँ तक जाते हैं, लेकिन आज देखे गए तो, लेकिन चाइना के साथ जो बातचीत हुई वो मॉस्को में की जा रही है। जी सर। ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं मीडिएट करूँ। अभी मीडिएट कैसे करेंगे आप? तो उनके चाइना को गालियाँ दे रहे हैं, तो कैसे मीडिएट करेंगे? लेकिन उनको कहना था कि वी आर देयर, तो इसलिए भी हम आपके साथ हैं। लेकिन मॉस्को में मीटिंग हो रही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि आज दोनों में दोनों में थोड़ा कुछ फैसले किए जाएंगे। दैट मीन्स वॉर नहीं होगी, इसका मतलब ये है, कोई हल निकालेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बैक टू वेयर वही होता है। तो थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी में you have to adjust according to situation surrounding you. सर आप सेकेंड जब वर्ल्ड वॉर में राजदूत। जी। सेकेंड जी वर्ल्ड सेकेंड वॉर वर्ल्ड में वॉर में। देखिए, रशिया रशिया सोवियत यूनियन, अमेरिका अमेरिका एंड ब्रिटेन, एलाइड पावर्स ये इकट्ठी हो गई थी। उधर से जर्मनी और जापान इकट्ठे थे। तो बाद में कहा, जी। फिर कोल्ड वॉर शुरू हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो यू हैव टू एडजस्ट द फॉरेन पॉलिसी। तो वी आर गोइंग थ्रू प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। जी मैं ये पूछ रहा था कि सर आप जब एम्बेसडर हुए तो उस दौरान की कुछ यादें हों, क्योंकि मैं आपसे जो इसके बाद सवाल है मेरे दिमाग में कि आपने किन किन बड़े लोगों को जो वर्ल्ड पर्सनालिटी थे उनको आपने इंटरव्यू किया। पर उसके पहले इसके अगर एक्सपीरियंस हो आपके पास, जब आप एम्बेसडर हुए, अच्छे बुरे,
तो वो आपसे पूछना चाहूंगा, और उसके बाद फिर जिन जिन को आपने इंटरव्यू किया उनके बारे में पूछना नहीं, डेनमार्क छोटा कंट्री है, कोई इतने बड़े मसले नहीं थे चाहूंगा। हमारे उनके साथ। वाजपेयी जी जी गए थे जी। वहाँ पे। उनका एक जी यूरोपियन यूनियन का मेंबर होते हुए वहाँ यूरोपियन यूनियन की समिट भी वहाँ पे हुई थी, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। और उन दिनों में इराक वार शुरू हो गई थी, और फ्रांस एंड जर्मनी ने, अमेरिका ने कहा था कि वहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में। फ्रांस जर्मनी ने कहा कि हमारी हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसमें कोई मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो ब्लेयर, टोनी ब्लेयर ज्वाइंड बुश, जॉर्ज बुश, एंड फ्रांस एंड जर्मनी अपोज बुश वार। तो यूरोप एंड अमेरिका ट्रांस अटलांटिक जो अलायंस था वो खत्म हो गया उस जमाने में। तो कोपेनहेगन क्योंकि सेंटर था यूरोपियन प्रेसिडेंसी का, तो इसलिए यूरोपियन पॉलिटिक्स का अच्छा आइडिया हुआ। और ट्रांस अटलांटिक जो डायलॉग होता था यूरोप में और अमेरिका में, कॉन्टिन्यूस डायलॉग, वो डिसरप्ट हो गया। और टोनी ब्लेयर, उनको कहा जाता था ब्रिटेन हैज बिकम द पूडल ऑफ अमेरिका, ये दैट वाज द हेडलाइन। गार्डियन ने इंटरव्यू किया टोनी ब्लेयर को, तो उनका आर यू पूडल ऑफ अमेरिका? नेचुरली उन्होंने कहा नो। तो हेडलाइन ये बनी थी, गार्डियन जैसे रिस्पॉन्सिबल पेपर ने हेडलाइन ये बताई कि, मुझे याद है, आई वाज एम्बेसडर देयर, आई एम नॉट पूडल ऑफ अमेरिका, टोनी ब्लेयर। और पीएम लिखा था फ्रंट पेज पे, और वो बॉटम स्प्रेड पे छपाया वो ये। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। बट डीलिंग विद एम्बेसडर, यू आर एम्बेसडर ऑफ अ बिग कंट्री। If you're ambassador of a big country, they take you seriously. If you're a small country, nobody will take you seriously. So जो भी कुछ सीरियसली मुझे ले रहे थे, बिकॉज आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। फिर मुझे ट्रिब्यून ने वापस बोला, जस्टिस आर एस पाठक ट्रिब्यून के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि आपकी टर्म 2 साल खत्म होने वाली है, तो आपको तो लग रहा है कि वाजपेयी जी कुछ और देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं, कोई इरादा नहीं है, 2 साल के लिए आया हूँ। और कहते नहीं कुछ और है उनके दिमाग में, मुझे दिल्ली में पता चला है, व्हाई डोंट यू कम एंड सेव ट्रिब्यून? तो मैंने कहा उनको क्या बात है, खतर मेन पेपर है एरिया का। कहते नहीं, जो आपके दिल्ली में आपके अखबार जो एडिट करते थे ना, उन्हीं से खतरा हो गया है। तो मैं अपना सामान, मैंने कहा 4 महीने रुकना पड़ेगा। कहते रुकेंगे, तो और कोई बंदोबस्त किया। खैर, तो सामान मैंने सीधा चंडीगढ़ भेजा, आके इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 2-3 दिन ठहरा, और अपना जो हैंड बैगेज था तो वो लेके हम चंडीगढ़ पहुंचे। फिर उस 5 साल के लिए गया तो 7 साल हो गए। देन वाजपेयी ने तो मुझे बनाया वो मीडिया एडवाइजर। और फिर मैं दिल्ली आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे राज्यसभा भेजा। दैट्स हाउ सर इट केम। आपने, जी सर, ये एंड बताएं कि मैंने बट मैंने पूछा वो कि उसी उसी दिन अखबार में मैंने बता दिया कि मैं काम नहीं करूंगा। हालांकि एज ए मीडिया एडवाइजर, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू कैन कंटिन्यू टू बी एडिटर। खुशवंत सिंह एडिटर रहे, कई लोग एडिटर, कई कई एडिटर अखबारों के हैं बिल्कुल जो एडिटर भी करते हैं, बिल्कुल। और वो आप तो जानते हैं सबको। मैंने कहा नो, उसी दिन कह दिया कि आप ढूंढ लीजिए, मैं नहीं, एडिटर भी नहीं करूंगा। और रिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट का 7 साल निभाए वहां पर। सर आपने जहाँ भी किन लोगों को, ऐसे किन लोगों को इंटरव्यू किया जो आपको याद हो, वर्ल्ड पर्सनैलिटीज को? हिंदुस्तान टाइम का मैं प्रोफाइल थोड़ा वाइडन कर रहा था, नॉर्थ इंडिया का मेजर जी पेपर था। तो मैंने कहा नो, इट जी। शुड बी दी वन ऑफ द नेशनल लेडीज। गिना जाता था बिकॉज अब तो 75 साल का अखबार था, 70 साल का उस वक्त। तो मैंने कहा कि खामी क्या है, एक तो स्टेट्स कवरेज में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हर जगह लगाए, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट बना दिए। मैंने कहा स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लगाओ। नॉर्थ ईस्ट भी किया है, जिसको हम सर जहाँ भी गया हूँ नॉर्थ ईस्ट को मैंने कहा स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट होना चाहिए। हम उनको कहते हैं कि आप मेन स्ट्रीम में आइए, और उनको मेन स्ट्रीम से आपने बाहर रखा हुआ है। इवन ट्रिब्यून में भी मैंने स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बनवाया वहाँ पर, हमारी एक कॉपी नहीं बिकती थी वहाँ पर। तो जहाँ भी गया नॉर्थ ईस्ट पे एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, ताकि द कंट्री शुड नो दैट्स योर एरिया।
और दे शुड थिंक दैट वेल दे आर टेकिंग केयर ऑफ आवर प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। एक तो वो किया। दूसरा हॉट स्टोरी थी उस वक्त, एक तो टेररिज्म की थी। तो अमृतसर पंजाब की जो टेररिज्म पे मैंने 2 कॉरेस्पॉन्डेंट लगाए। मैंने कहा मस्ट बीट अदर पेपर्स। उन्होंने मेजर स्टोरी एक थी। फिर श्रीलंका, श्रीलंका एक असिस्टेंट एडिटर को वहां पे भेजा श्रीलंका। उसने आकर दो किताबें लिख दी श्रीलंका के ऊपर। और बाकी जगह भी मैंने पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट रखे, साउथ एशिया में, अमेरिका में भी और लंदन में भी। लंदन था पहले पर बीच में हो गया था, फिर दोबारा कर दिया। सो एंटायर ग्लोबल। और फिर मैंने उसमें किया इंटरव्यू करना चाहिए। आई इंटरव्यूड मिसेस मार्गरेट थैचर। परहैप्स दैट वाज द लास्ट इंटरव्यू उनके 3 महीने जाने से पहले। और मैंने एक सवाल नहीं किया इंडिया बांग्लादेश इंडिया ब्रिटिश रिलेशन कैसे आप करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। वो तो हाई कमिश्नर भी यही बता देते, उनका भी और हमारा भी। बिल्कुल। 6 महीने लगे इंटरव्यू लेने में। मैंने सवाल किया आप रिजाइन कब कर रही हैं। वो लकी था। क्या बात है। जब मैं हम्म, पहुंचा लंदन में, उस दिन पोल टैक्स राइट हो गए। इंटरव्यू 2 दिन पहले, मैं 2 दिन पहले पहुंच गया था। पोल टैक्स राइट्स हो गए। लंदन में भी 3 आदमी मारे गए थे। और हंगामा कंजर्वेटिव पार्टी में, थैचर की पार्टी में। रिजाइन रिजाइन उनके दूसरे सपोर्ट भी कर रहे थे। तो मैंने सुबह इंटरव्यू आया था, मैंने सवाल किया, मैंने कहा आप रिजाइन कब करेंगे। मैं नहीं करूंगी। दूसरे रास्ते फिर गया, मैंने कहा मार्केट मिसेस थैचर व्हेन आर यू रिजाइनिंग। नहीं, तीसरी को और रास्ता ढूंढा, जैसे आप किधर घूम घाम के फिर आ गए। आई एम नॉट गोइंग टू रिजाइन। फिर एक बार पूछा उन्होंने, कहते व्हाई डू यू वांट माय रेजिग्नेशन। मैंने कहा आई हम्म, डोंट वांट माय रेजिग्नेशन, आई वांट यू टू गिव मी न्यूज वेदर यू आर रिजाइनिंग और नॉट। कहते आई एम नॉट गोइंग टू ओब्लाइज द गैलेंट कर्नल्स ऑफ माय पार्टी। तो मेरे लिए तो इंट्रो बन गई। तो हम सारी उम्र इंट्रो ही ढूंढते रहते हैं हम। आप भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू। मैंने वो खबर उस हेडलाइन से बना दी। और एक बार उन्होंने पूछा हाउ लॉन्ग मिसेस गांधी वॉज इन पावर। मैंने कहा शी वॉज इन पावर फॉर 17 years विद ब्रेक फॉर इमरजेंसी। कहती माई 11 years आर नॉट एज गुड एज 7 years, 17 years। तो देखो बेंच मार्किंग, वो एक इंडिया वाली इंडिया एंगल की स्टोरी निकली, उस पर बॉक्स आइटम बता दिया। रेस्ट वाज वी पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम। वो अच्छा रहा इंटरव्यू। इसराइल के प्राइम फर्स्ट इंटरव्यू मेरा था। जी और विद इन 6 weeks आई वेंट टू ईरान। और तब ये थी कि ईरान को इंटरव्यू किया तो इसराइली इंटरव्यू नहीं देंगे, इसराइली इंटरव्यू देंगे तो वो नहीं देंगे, दोनों। तो उस वक्त मेरे एक दोस्त क्लास फेलो थे, वहाँ पे एम्बेसडर थे, उनको मैंने कहा इंटरव्यू तो दिलवाइए, आप एम्बेसडर है वहाँ पर। उन्होंने वहाँ कहा और कहते हैं दिल्ली में उनके एम्बेसडर से बात कर लीजिए। हमें दोनों के इंटरव्यू 6 weeks बिफोर द ऑस्लो अकॉर्ड। वो बिकेम वेरी क्या न्यूजी। बात। सो फिर था कि हिंदुस्तान टाइम का इमेज जरा ये न कहें कि कोई रीजनल नॉर्थ इंडिया या दिल्ली का बड़ा अखबार है, वो इमेज। और उसके बाद और भी बड़े किए। बांग्लादेश प्रेसिडेंट को किया, चाइना के प्रेसिडेंट को किया, ली पेंग को। हाँ सर, इसके बारे में बताइए, उनको कैसे देखा आपने। देखिए और दो तीन दिन पहले पहुंच गया। और लोगों को भी मिला जो उनके थिंक टैंक थे, अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गए थिंक टैंक। रिजर्व। सब लोग वहाँ पे टॉप टू बॉटम एक ही चीज़ कहते हैं। कोई थिंक टैंक है, कोई इंडिपेंडेंट स्कॉलर है, कोई ऑफिशियल बोल रहा है, आप मिले हैं मटेरियल लेने के लिए, एक ही बात चलेगी। तिब्बत, तिब्बत पे दोबारा कहिए कि तिब्बत इज ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। तार जिसका नाम था, वो पहले भी था पंचशील एग्रीमेंट के बाद। फिर जब सुलह हुई, फिर राजीव गांधी ने भी कहा, वाजपेयी जी भी ने कहा, सभी वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन इंडिया एक्सेप्ट कर चुका था। बॉर्डर पे तो अनसर्टिनिटी रही है, तब भी थी, लेकिन वो तार वाला चलता रहा। तो ऐसे ऐसे जो भी बना यहाँ पे। फिर मुझे वेंकटरमन जी के साथ जाना पड़ा। वो उन्होंने कहा कि आप चाइना डेलीगेट, लास्ट विजिट थी उनको प्रेसिडेंट की, तो ले गए वो इंद्र मल्होत्रा, के कटियाल, मी,
एक दो, हाँ, निखिल चक्रवर्ती, तो उनके साथ मैं भी। तो मैंने कहा मुझे क्यों कह रहे हैं आने के लिए? कहते हैं आप चाइना पे एक्सपर्ट है। मैंने कहा कहाँ एक्सपर्ट हूँ, मैं जाके दो इंटरव्यू करने वाली 2 बार गया हूँ वहाँ पर। पहले मैंने डेंग शोपिंग के इंटरव्यू की कोशिश की, वो मिला नहीं मुझे, उसके लिए मारा मरा दिया, उनका फॉरेन पॉलिसी जार को इंटरव्यू मिला। खैर एनीवे, वो हमेशा उन्होंने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात की वेंकट रमन से। तो वेंकट रमन जी ने हमने बता दिया ऊपर ब्रीफिंग, जब प्लेन सेकंड प्लेन पे, सेकंड लेवल प्लेन था ऊपर, 2 लेवल का प्लेन था उनके, उन्होंने थोड़ा इनके कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात की है। वापस आया, बाकी लोग तो सेटल हो गए अपनी सीट्स में। मैं फिर वापस गया पूछने के लिए डिटेल क्या है, कुछ और पॉइंट लिए। फॉरेन ऑफिस की ज्वाइंट सेक्रेटरी थी, वो भी उसी में थी, फिर उनसे लीड। मैंने कही पीस ट्रैंक्विलिटी वेयर, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, सेंट्रल में, कहाँ पे? कहते जहाँ भी हो, एक ईस्ट में एक वेस्ट में, ब्रिगेडियर लेवल दोनों का उस वक्त बातचीत हो जाएगी। यहाँ आके मैंने वो खबर बना दी। जी सर। संडे था, संडे को मैंने स्कूप लग गई। वेंकट जी के टूर को मैंने समराइज नहीं किया, वो खबर बना दी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, साइन वगैरह। तो ऐसे जैसे करते हैं अखबार वाले सारे, हमारी स्कूप हो गई वो बैनर। अब पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इज इन डेंजर, देर दोनों की। इस वक्त जो बात की, मुझे नहीं पता क्या हुआ मॉस्को में, एक हेडलाइन जरूर पड़ी है मोबाइल पर कि फैसला हो गया है कि इसको बढ़ाया ना जाए और नेगोशिएशन से पॉलिटिकल सेटलमेंट, और कोई तरीका है नहीं है। बिल्कुल। वी डोंट वांट वॉर, दे डोंट वांट वॉर, वर्ल्ड डजंट वांट वॉर। और आजकल अब लड़ाई बगैर दुनिया के पूछे नहीं कर सकते। न्यूक्लियर पावर है सारे, बिल्कुल सर। चाइना न्यूक्लियर पावर, हम न्यूक्लियर पावर है, लड़ाई कहाँ हो सकती है? न्यूक्लियर पावर में तो बैलेंस ढूंढना पड़ता है। दे शुड नॉट टेक अस फॉर ए राइड। एंड और हम दो फ्रंट की सिचुएशन है। हालांकि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है कि वी कैन फेस 2 फ्रंट सिचुएशन, लेकिन मुश्किल तो होती है 2 फ्रंट सिचुएशन, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो लड़ाई ना जी हो तो सर। अच्छा है, मेरा ख्याल है कि नेगोशिएशन से सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉर्ट आउट। लेकिन लड़ाई नहीं होगी, वार नहीं होगी, मुझे लगता ये है। ये जो पहली जो बातचीत हुई है 2 राउंड, उस पर सॉर्ट आउट नहीं हुआ, और करेंगे, मेहनत करनी चाहिए और जमीन अपनी वापस लेनी चाहिए। अगर बातचीत से मिल जाए बिल्कुल तो सर। ठीक है। तो लड़ाई से सर कोई फायदा नहीं है, मनमोहन तो सिंह। दोनों की इकॉनमी ठीक नहीं है, ना चाइना की ठीक है ना हमारी ठीक है। लड़ाई में और खराब सर हो जाएगी। मनमोहन सर मनमोहन सिंह ने आपको राज्यसभा में क्यों नॉमिनेट किया? आपकी जी उनकी मैंने नहीं बातचीत थी? पूछा, नहीं वो तो अंदाजा क्या है? मुझे पता नहीं क्यों की, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट करके की है। और मुझे कोई डिमांड नहीं की कि मुझे सपोर्ट करिए राज्यसभा में। उस वक्त उनके पास तो वोटिंग की कमी नहीं थी, 209 सीट, 209 सीट है, सीनियर एज ए सीनियर जर्नलिस्ट। उसने कहा भी शायद उनकी जो प्रोक्लेमेशन होती है एज ए, वो एज ए रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सीनियर जर्नलिस्ट, कोई कैटेगरी जर्नलिस्ट की होती नहीं है, लेकिन एक आध हो जाता है। तो उसमें और भी क्लेमेंट होंगे मेरे ख्याल, जर्नलिज्म से भी। हाँ तो सर। उन्होंने मुझे सर चुना। मैंने सवाल नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आजकल लेकिन उन्होंने हमारे। मुझे क्यों चुना, ये मैं नहीं जानता। मैंने मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं, आपने मुझे क्यों चुन रहे हैं। आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू बी फेयर। उससे पहले भी शायद 3 साल पहले मुझे करना था उनको, बात भी हुई थी मेरे से, लेकिन शोभना भारती बनाई गई थी। अब वो हिंदुस्तान टाइम के जो मालिक हों, उनको मैं कैसे compete कर सकता हूँ? हिंदुस्तान टाइम इज ए बिग पावर, मैं तो ट्रिब्यून का एडिटर था। अब वाई ही थॉट ऑफ मी, बट आई, वो तो मनमोहन सिंह पूछा नहीं, आप मुझे क्यों चुन रहे हैं। मेरे ख्याल उनके दिमाग में ये था कि पिछली बार होना था, रह गया था इनका, मेरा ख्याल है तो ये है। और ये थॉट ऑफ वेल ऑफ नहीं मी। सर। और नहीं दूसरा ये सोचा मैं। कि ये क्रेडिबल है, कुछ इनपुट करेगा। और मैंने राज्यसभा को सीरियसली लिया है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अटेंडेंस का मेरा है। जो भी डिबेट्स हुई हैं
मैंने पार्टिसिपेट किया है, और कमेटी मीटिंग में तो खैर फॉरेन अफेयर्स पे खास करके एक मीटिंग मैंने मिस नहीं की, और सवाल वगैरह कुछ पूछना होता है, जो जो भी फॉरेन सेक्रेटरी हो सब आप सवाल जवाब देने आते हैं, विद ऑल द एंटायर टीम ऑफ ऑल द सेक्रेटरीज एंड जॉइंट सेक्रेटरीज, जो भी एजेंडा पे हो वो। तो दैट इज इट। और करण थापर के एक प्रोग्राम ने किसी ने पूछा आपकी अटेंडेंस क्यों सबसे ज़्यादा है। मैंने मैंने कहा मैं ना तो सचिन सचिन तेंदुलकर हूँ ना रेखा हूँ। वो दोनों नहीं बोले। तो करण थापर ने इस पे एक प्रोग्राम, वन ऑफ हिज लास्ट प्रोग्राम इज ही वांटेड टू व्हाई सचिन डिडंट स्पीक। और मैं तो कोई मौका छोड़ता ही नहीं था बोलने का। अगर हाउस में सेशन है सवाल जरूर पूछने की आदत थी। वो एक इंटरव्यूअर ने मुझे पूछा था आपके आप soon after my joining parliament, कहते व्हाट इज जी द सर। डिफरेंस बिटवीन योर प्रीवियस जॉब और निरंजन मुखोपाध्याय ने, ये दूरदर्शन के प्रोग्राम कर रहे थे एकला चलो। जी सर। तो उसमें मेरे पे एक प्रोग्राम किया। उन्होंने पूछा कि आपके प्रीवियस जॉब में एज एन एडिटर और एज पर एमपी व्हाट इज द डिफरेंस। मैंने कहा भाई वहाँ पे हम एडिटोरियल और कॉलम लिखते थे, अब यहाँ बोल देते हैं। ये फर्क है दोनों में। काम मेरा वही है, स्पीक फॉर द पीपल, कोशिश तो वही की है। लेकिन सर मैंने ये अनफॉर्चुनेटली सवाल उन दिनों में जी। लोकसभा राज्यसभा में वो ये जो एडजर्नमेंट वाले हैं, क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर, सारा शोर शोर शराबा में बीत गया, वो ठीक नहीं है। पार्लियामेंट वी हैव कवर्ड पार्लियामेंट फॉर ईयर्स, सेंट्रल हॉल फॉर ईयर्स। जितना भी मसला हो, हाउस को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। हाउस का कसूर नहीं है, आपका सरकार के साथ प्रोटेस्ट है। हमारे ज़माने में जब हम पार्लियामेंट कवर करते थे, आपको याद होगा कि वॉकआउट करते थे, 3 मिनट बाद अपने आप वापस आ जाते थे। जो वॉकआउट करके वापस आके बिल्कुल। बैठ गए, डिबेट को अपना कैंसिल नहीं होने देते थे। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द, यू ओ इट टू द पीपल टू रेज क्वेश्चंस। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वॉकआउट भी किया कभी, लेकिन हाउस को डैमेज नहीं करने दिया, जितना मर्जी भी हो उन्होंने, राइट। वो राइट कभी सर। नहीं। अब अनफॉर्चुनेटली अब वो पहले ऑपोजिशन करती थी, अब भी ऑपोजिशन कर रही है। जब वो डिफेंड करते थे, अब दूसरे कर रहे हैं। हाउस सफर कर रहा है। और आजकल तो खैर आपको पता ही है, पार्लियामेंट का बड़े थोड़े दिन मिलना है। क्वेश्चन आवर भी चला गया आजकल, वो भी नहीं है। और क्वेश्चन पूछने वाले को तो फिर क्वेश्चन आवर वैसे ही नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा आपसे, यानी आपकी राय जाननी चाहिए, जी। क्योंकि इस दौर में हमारी बिरादरी में पत्रकारों में एक होड़ मची हुई है कि कौन राज्यसभा में जाए। तो उस तब इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि आपका चुनाव बिल्कुल जिसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे हुआ, ऐसा हम छोटे लोगों का मानना है। क्योंकि इसके अलावा कोई रीजन है नहीं। और अगर यही क्राइटेरिया सरकार में अगर अच्छे लोग हों और वो अच्छे लोगों को राज्यसभा में लेके जाएं, तो अपर हाउस का जो मतलब है वो पर्पस सॉल्व होता है। नहीं तो सचिन तेंदुलकर और रेखा जी ही फिर वहां रहेंगे, दिखाई देंगे। तो वो गलती थी इनकी, लेकिन कहना ठीक नहीं है, जी। कुलीग्स हैं। लेकिन मैंने, रेखा आती तो थी सेशन में एक आध बार, लेकिन बार फोटो अपॉर्चुनिटी है तो बाद में चली जाए, पार्टी डिबेट में नहीं बोली। और वो सचिन तो उन्होंने ओथ भी अपने चैम्बर में ली थी, वाइस चेयरमैन में, वहाँ ले सकते हैं। लेकिन आईपीएल के लिए पहुंच गए थे, लेकिन ओथ नहीं आया हाउस के अंदर लेने के लिए, या कोई वोटिंग होती थी उसके लिए फिर वो आ जाते थे, किसको वोट देना बिल्कुल है। सही। और आप बिल्कुल। जानते हैं क्यों, अब वो पता नहीं क्यों नॉमिनेट किए थे, लेकिन मेरे कहना ठीक नहीं है कि वो क्यों आया जहाँ पे आप चले गए। वो शुरू से नहीं थे उस बैच में। ये वो जब मैं गया था, 2 आदमी नॉमिनेट हुए थे, डॉक्टर अशोक गंगोली और मैं, दो की थी। बाकी अभी उन्होंने फिर बाद में लाए फिर, तो उस पर मणिशंकर भी आए थे, दूसरे भी आए थे। और ये उसके भी शायद बाद में आए थे, सचिन तेंदुलकर और रेखा। लेकिन वो तो सर अभी आना ही उनका फोटो बन जाती है तो हाँ, बिल्कुल फिर बिल्कुल फोटो ऑप है, बिल्कुल। बड़ा अच्छा है।
आप सर बेशक स्पीचेस करते अब रहें, स्पीचेस करते रहें, कोई दो लाइन भी नहीं हाँ मिलेंगी, उनका हाजिरी लग जाती है तो वो भी खबर बन जाती है। बट दैट इज ऑल इन द गेम। सर मैं अब आपसे आखिर में एक सवाल पूछूंगा जो शुरू में मैंने कहा था। जी। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था शुरू में ही कि मेरे लिए पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट, ये मेरे आपकी जिंदगी में आपने कहा कि मैंने बेस बना रखा था किसी भी चीज को चुनने का या न चुनने का, जी। जो पब्लिक इंटरेस्ट में है या देश के इंटरेस्ट में। बिल्कुल। सर आपने जब जर्नलिज्म शुरू किया और आज जहां पे जर्नलिज्म है, ये दोनों चीजें आपको दिखाई देती हैं क्या? ये मेरा आखिरी नहीं, सवाल है आपसे। मुझे इस मायूसी हो रही है आज हिम्मत आज। से इस हिम्मत से पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताएंगे, मुझे समझाएंगे जी। नहीं, इस वक्त मैं, वो जर्नलिज्म खत्म हो चुका है। इस वक्त अगर आप कहें कि जर्नलिज्म में अब देखिए क्या आ रहा है, जो चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट है कि एक एक्टर की मृत्यु हो जाए, वो सुइसाइड है या मर्डर है, पब्लिक इंटरेस्ट है, उतना है। लेकिन उस जो ट्रायल होती है पब्लिक की, वो मीडिया का हक नहीं है। तो उसको सारा आधा बुलेटिन उस पर चला जाता है और बाकी आधा रिएक्शन लेने पे चला जाएगा। चाइना पे कब खबरें दे रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन बस बाकी देखिए और भी तो पब्लिक इंटरेस्ट में है। माइग्रेंट लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन। अब जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, अब नजर ही नहीं आता टीवी देख कर और अखबार देख के, कोई आर्टिकल छप जाएगा। लेकिन अब जैसे माइग्रेंट लेबर वाज द बिगेस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, इज ए नेशनल शेम। सब लोगों का, हम सब लोग राइट उसमें सर। शर्मिंदा हैं कि शहर वाले जो हैं उन्होंने माइग्रेंट लेबर को कुछ मदद नहीं की रोकने के लिए, या उनके परिवार को कुछ मिलने के लिए। लेट मिली है, काफ़ी दिन तो वो चलते रहे, 500 मील, 600 मील। और बिहार के एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ को बिल्कुल। जगा रहा है। वो बेचारी, उनकी और माँ की डेथ हो चुकी, उसको ये नहीं पता कि मदर इज डेड। वो फोटो छपी है, लेकिन ऐसी बहुत दर्दनाक कहानियां हैं वो छपी हैं। लेकिन एज ए नेशन मैं बात कर रहा हूँ, वी डिड नॉट राइज टू द ओकेशन। कितने महीने चलता रहा, और अब जाके ये नहीं देखा किसी को नौक जॉब मिली है वहां पे, जो जॉब नहीं है। मनरेगा है, मनरेगा इज ए डोल फॉर द जॉबलेस। 150 डेज की उसमें से इट्स काइंड ऑफ ए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ऐसे ही है। लेकिन जॉब कहाँ है? शहर में जॉब, जॉब बहुत खत्म हो चुके हैं। आज भी कहीं देख रहा था मैं, एक मैगजीन में आर्टिकल है, CIME की फिगर जो है, 21 लाख जॉब कर लोग जॉबलेस हो गए इन दिनों में। इकोनॉमी खराब हो गई है तो और उस पहले डिमोनेटाइजेशन में रुक गए थे। लेकिन जैसे माइग्रेंट लेबर जैसा एक, इस दुनिया में हमारी उस पर बदनामी बड़ी हो गई है। 72 साल की फ्रीडम के बाद रिफ्यूजी, मैंने यंग प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, आई हैव सीन द माइग्रेशन ऑफ पीपल। हम अमृतसर में रहते थे, GT रोड के ऊपर, एन, और बच्चों की ड्यूटी थी कि ये खाना है या बांट के आइए स्टेशन पे या तंबू में। और अब उनको उनको पहले टेंट्स में लेते, 2-3 दिन का नोटिस देते, और एज ए नेशन वी शुड हैव स्टूड फॉर माइग्रेंट लेबर। देयर आर पॉकेट्स राइट सर। जहाँ पे मदद की लोगों ने, लेकिन फिर भी 400 साल, 400 मील, 500 मील जाके 800 मील घर जाना है। और बाद में जब लेबर की ज़रूरत है, अब वो कह रहे हैं हवाई जहाज भी भेजेंगे, स्पेशल बसेस भेजेंगे। पंजाब ने तो स्पेशल बसेस से मंगवाए। और हैदराबाद और चेन्नई में खबरें थी कि विल ब्रिंग द लेबर बाई बाई बाई, वो स्वार्थ के लिए, अब लेबर की जरूरत है। उनके लिए दर्द नहीं आया। एज ए नेशन वी शुड हैव रीजन टू द ओकेशन। तो वो खबरें ही नहीं आ रही उनकी। अनएम्प्लॉयड की खबर नहीं है, माइग्रेंट लेबर की खबर नहीं है, और स्लम्स पे खबर नहीं आ रही।
जो जहाँ कोविड की फाइट है, वो देखिए उनकी क्या फैसिलिटी दी गई है। और कई जगह अच्छी, कोविड कोविड की कई जगह अच्छी फाइट है। धारवी में फिर काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी जा रही है कोविड के खिलाफ। लेकिन ये भी नहीं है कि 72 साल के बाद अगर वन टॉयलेट हैज टू यूज बाई 80 पीपल, तो वो ठीक नहीं है हमारे लिए। बट दैट्स नॉट न्यूज़। न्यूज़ आएगी कि वेदर एक्टर, सिंपथी एक्टर से, वेदर इससे डेड, और उसी पे सारा बुलेटिन निकल जाएगा या आधा निकल जाएगा। अगर चाइना ना होता तो और भी शायद करते हैं कि इज इट ए ड्रग प्रॉब्लम, इज इट डेथ प्रॉब्लम, इज इट सुइसाइड प्रॉब्लम, मर्डर प्रॉब्लम। वो उसी पे ही बहस हो रही है ज़्यादा। पर मुल्क में और भी तो इश्यूज है, वो भी दीजिए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। सर ये जो ये प्रिंट प्रोपोर्शन के जो है ऊपर। जी सर। एंटरटेनमेंट है, और वो जो कॉरपोरेट इमेज जो है, उस पर खबरें ज़्यादा जाएंगी। और सेंसेशन जमाने उस पर भी होती थी ये चीज़ें। कोई सुइसाइड और इन फिल्म वर्ल्ड इज नॉट अननोन अर्लियर काफ़ी। लेकिन कहना कि उसके ऊपर हम कह सकते हैं ABCD को ब्लेम करना है, और वो भी हम करेंगे। और कई जगहों में मीडिया में जो क्राइम की कुछ अच्छा भी किया मीडिया ने, जैसे जेसिका लाल मर्डर केस था, जो एडमिरल ग्रैंडसन किल्ड 6 पीपल। आई डू नॉट स्टिल डू नो कि हाउ द कार, फॉर BMW कार थी, मुझे BMW कार किल्ड 6 पीपल along the Lodi road, and how in the trial it became a truck and they got buried, and it got टोटली बरी हो गए थे वो लोग। 2 साल की मिली सजा। 6 आदमी मार दीजिए, 2 साल की सजा मिली, उसमें से कुछ बाकी ट्रायल में निकल गए थे। आपको याद, जैसे एक प्रियदर्शनी अच्छी मट्टू, तरह से। उस पर भी जब काफी हाँ लगी, सर। तो उस, है जी, तो उस पर भी मीडिया का जो रोल था, केस को रीओपन करना पड़ा था, और उसी मर्डर बिल्कुल। केस, तो मीडिया का रोल अच्छा था उसमें। लेकिन ये जो आजकल जो हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इट शुड नॉट बी कास्ट ऑफ अदर न्यूज। आप कोई और प्रोग्राम कैंसिल करिए, उस पर दीजिए, लेकिन ट्रायल नहीं होनी चाहिए हमारी। मुझे नहीं पता कौन है कि, सर। और एट द सर एंड किसी को आपने नहीं ये पता किसने, किसी ने सर नहीं पता आपने ध्यान दिया। जी। सर मेरा ये किसी को कहना नहीं है पता कि कौन क्रिमिनल है क्या। फोकस करना चाहिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कहना कि एक ABCDE इज द कॉज ऑफ इट, और द मर्डरर, द किलर एंड ऑल दैट, रोज करना, वो दैट इज टिटिलेटिंग द, शायद सर्कुलेशन बढ़ जाती होगी, देखने वाले की व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। अखबारों में फिर भी थोड़ा बैलेंस है, लेकिन वो निगलेक्ट, कई चीजें निगलेक्ट हो रही हैं। गांव की, स्मॉल टाउन्स पे वो खबरें नहीं आ रही, तो सर खबरें कई मैं जगह आपसे की नहीं आ लास्ट रही। में जी मैं लास्ट में ये पूछना चाहता हूं कि प्रिंट के ऊपर टेलीविजन ने कब्जा कर लिया है, और जितने टेलीविजन चैनल हैं, कोई नंबर वन है, कोई नंबर वन हो गया है, कोई नंबर वन होने के रास्ते में है। ये सारे लोगों ने जिस तरीके से लोगों के दिमाग दिमाग को, माफ कीजिएगा मैं वर्ड कर रहा हूँ, पलूटेड कर दिया है। एक अलग दिशा में मोड़ दिया है। और जहां आपने कहा कि एक चीज आप भूल गए कि हमारी जीडीपी कितनी नीचे चली गई है, और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डूब रही है दुनिया के मुताबिक। उन सवालों के ऊपर कोई चर्चा ये टेलीविजन होने ही नहीं देना चाहते, और ये चाहते हैं कि लोगों का दिमाग एक उसी बिल्कुल, बहुत ड्रग्स नहीं हो, के नशे में बिल्कुल रहे, बिल्कुल नहीं हो रही। जिस नशे में ये, जिसे, सर मेरी आवाज आ रही देखिए, है? इकोनॉमिक सिचुएशन भी अगर हाँ जी, आ रही। इकोनॉमिक में जो थोड़ी बहुत डिस्कशन है इकोनॉमिक चैनल्स पर, वो है कि इकोनॉमी डाउन हो रही है, किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, किस में कम है, किस में नहीं है। लेकिन जो लोगों की दिशा है अनएम्प्लॉयड की, जो बैड इकोनॉमिक से स्मॉल ट्रेडर बेरोजगार हो रहा है, उस पर कोई कोई फोकस नहीं है
किसका बच्चा, अब देखिए जैसे हमने अभी रिसेंटली डिसीजन लिया एग्जाम का डिसीजन, कई जी सर। लोग नहीं दे पाए, परसेंट लोग अपना एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि वहां पे बिहार में फ्लड्स आ गए थे। व्हाट अबाउट देयर करियर्स? वो मैप पे नहीं है, मेंटल मैप पे नहीं है मीडिया के। जो शहर है वो तो लैपटॉप लेके अपना ऑनलाइन क्लासेस दे दी उन्होंने, लेकिन जिस पर ऑन जिसके पास लैपटॉप ही नहीं है, बिजली नहीं है, उसके पासवर्ड पर पता नहीं क्या करना है, मुझे दिक्कत हो रही है तो उनको तो और दिक्कत होगी। तो वो इस बिल्कुल स्कीम में सर। थिंग्स में आ रहे हैं कि नहीं? और अब वो यहाँ पे प्रचार चल रहा है मीडिया का, मीडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। आप ऑनलाइन क्लासेज ही रखिए आगे से, ये बेटर एजुकेशन है। जो पहले थी वो गलत है। जो माँ बाप कहते थे वो पढ़ाई ठीक नहीं है, ये जो ऑनलाइन है ये क्लासेस ठीक होगी। और बच्चों के माइंड पे जो इन्फ्लुएंस की जा रही है, एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो माइंड पे बच्चे कहते हैं नहीं मुझे भी ऑनलाइन पढ़ना है। अब गरीब माँ बाप जिनको खाना नहीं मिल रहा है, या एक मिल रहा है, डेढ़ खाना मिल रहा है, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में एक चीज हो गई है, हर पेरेंट बच्चों को पढ़ाना चाहता है और बेटियों को भी पढ़ाना चाहता है। जी। कहना कि जी मोटिवेशन सर। नहीं है वो गलत होगा। मोटिवेशन है, साधन नहीं है। और साधन अगर स्कूल भी है तो उसमें टीचर नहीं मिलते, और कई जगह तो टीचर अपना डुप्लीकेट भेज देता है किसी और को, आधी तनख्वाह रख ली, आधा भेजा किसी और को, आने फिर तुम पढ़ाओ जाके। कई स्टेट्स में है ये, कई जगह तो जी सर। टीचर है ही नहीं, हेल्थ पे नहीं जा रहा। प्राइमरी सेंटर है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, दोनों है तो दवाइयाँ नहीं है, और पता है तो फिर टेस्टिंग फैसिलिटी वो 50 मील दूर है। अब उन चीज़ों पे राइट सर। इतना नहीं हो रहा। वो शहर का प्रॉब्लम जो है वो पता लग जाएगा, वो अखबार में भी आ जाएगा। और कोविड के काफ़ी खबरें आ रही हैं, बट देर ऑल सिटी बेस्ड, नॉट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत कम आ रही है। अनलेस कोई ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा हो गई है तब आएगी, वैसे नहीं आएगी। और मंत्री जी को अगर कोविड हो गया किसी स्टेट गवर्नमेंट का, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, वो आ जाएगी खबर में, सो एंड सो। लेकिन अगर लोग कह रहे हैं तो दे आर फिगर, स्टेटिस्टिकल फिगर्स, राइट उसमें सर। उतना वो नहीं है। यू जस्ट बाई स्टेटिस्टिक्स वी आर फाइटिंग, यू नो। कोविड में स्टेट गवर्नमेंट भी अब चिंता जन है कि फिगर राइज क्यों हो रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही। वो कहते हैं सर्ज बिल्कुल है सही जी सर। सब। तो स्टेटिस्टिक्स रोज आ रही हैं, लेकिन ह्यूमन इंटरेस्ट लैकिंग, वो लैक कर रहे हैं, बिल्कुल लैकिंग इन ह्यूमन इंटरेस्ट। डॉक्टर्स, अब देखिए डॉक्टर भी थक गए हैं बेचारे, फिर भी काम कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ फिर भी काम कर रही है। मोर पीपल प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, डॉक्टर भी। अब गवर्नमेंट पे तो जाना ही नहीं चाहता कोई अब। और कई लोग तो गवर्नमेंट का सर्विस छोड़ के प्राइवेट डॉक्टर चलेंगे। और आपको पता है कि प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है। बिल्कुल आपको सर। कोविड बिल्कुल। कोविड हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, उसका इलाज के खर्चा कहाँ से निकलेगा। अच्छी खासी फैमिलीज को दिक्कत हो रही है, तो जो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो तो अंदर भी नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। वो तो बिल्कुल कहेंगे सर। हमारे बेड नहीं बिल्कुल। है खाली। और रोज अखबार में छप रहा है कितने बेड्स खाली हैं दिल्ली में। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो जो इनसेंसिटिव हो गया है। पीपल बिल्कुल। पीपल शुड बी द सेंटर टू जर्नलिज्म। राइट सर। they सर। are the, or it's not just because they are reading the papers or watching the channel themselves, that is our responsibility, is public interest. And what is the public is, as Gandhi ji कहते थे, any decision, litmus test ये है, does it wipe off the tears of the loneliest and the lost? तो अखबारी दुनिया में भी वही रखना पड़ेगा। पब्लिक इंटरेस्ट वो है, राइट पब्लिक सर। इंटरेस्ट। पब्लिक भी कौन सी पब्लिक, विच पब्लिक? जो एडवर्टाइजमेंट देती है, या जो जो कई एडवर्टाइजमेंट के शिकार बन जाते हैं। राइट सर। सर, इस प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत आपसे चाहते हैं,
और जो पत्रकार साथी सुन रहे हैं या देश के लोग देख रहे हैं, उन्हें अब पता चला होगा कि एच के दुआ बनना कितना मुश्किल है। लेकिन ऐसे हजारों एच के दुआ की जरूरत है जो इस मीडिया को, जो शीर्षासन कर रहा है इस समय, जिसने लोगों के दिमाग में मीडिया को नौकरी बना दिया है या मीडिया को एक एंटरटेनमेंट चैनल में तब्दील कर दिया है और लोग इसलिए देख रहे हैं, उन सब लोगों को पता चले कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है या पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपको तकलीफ देंगे, लेकिन आज आपने हमारे जैसे छोटे पत्रकारों को भी ये बताया कि एच के दुआ का नाम लोग क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं जो आपका इंटरव्यू आज हमारे सामने है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रोग्राम को बहुत बहुत समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।